हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन टीचर ओनी चैनल। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1, उसके सारे एमसीक्यूज़। और एमसीक्यूज़ इतने मतलब छोटे होते हैं, इजीली होते हैं कि एक तो इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाता है। इसके साथ ही ऐसा होता है कि हमें छोटे छोटे से डाउट्स होते हैं ना, वो उन क्वेश्चन से हमारे क्लियर हो जाते हैं अगर हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी उनकी देख लें। अब इतना टाइम तो बचा नहीं है कि हम लोग फुल फ्लेज चैप्टर्स जो है एक एक यूनिट को, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझें। अगर आपने ये चैप्टर्स नहीं भी किए ना, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस जब करेंगे ना साथ में मेरे, मतलब जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। पूरा चैप्टर करने की भी नीड नहीं है। ऐसा मत सोचना कि चैप्टर के एक एक टॉपिक नहीं किया है तो ये हम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम एमसीक्यूज़ को उतनी ही एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें। अगर हम मेरे साथ भी आप लोग एक एक क्वेश्चन जो है सुनते भी रहेंगे ना, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। चैप्टर फर्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमें पता है ये है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक फंक्शन होता है, मैनेजमेंट बेसिक प्रोसेस होता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह मतलब इम्प्लीमेंट होता है। मैनेजमेंट तो एक ऐसी टर्म है जो हर जगह इम्प्लीमेंट होती है, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे बिजनेस हो, हर जगह मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस नॉन एज। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस अपने गोल्स को बाय चांस नहीं अचीव करती, जैसे तुक्का लग गया तो चलो गोल अचीव हो गया, बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस नॉन एज। एक डेलिब्रेट बाय चॉइस एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करके। कौन सा प्रोसेस होता है वो? प्लानिंग। ऑप्शंस हैं हमारे, फर्स्ट प्लानिंग, सेकंड है कोऑर्डिनेशन, थर्ड है कंट्रोलिंग और फोर्थ है मैनेजमेंट। तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस में हमें पता है प्लानिंग होती ही होती है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए 5 फंक्शंस हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। राइटिंग पर मत जाइएगा, राइटिंग के अलावा आप ये देखिए कि लिखा क्या है। तो ये हमारे 5 जो फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। इसमें तो हमें पता है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग भी होती है और कोऑर्डिनेशन भी इन्हीं फंक्शंस का सब डिवीजन है, पार्ट है। कंट्रोलिंग ये भी लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ये फंक्शंस तो चाहिए ही होते हैं, लेकिन इनका मेन जो फंक्शन है जिसके अंडर ये सभी 5 आते हैं, दैट इज मैनेजमेंट। जी हाँ, तो हमें पता है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन एक डेलिब्रेट प्रोसेस फॉलो करता है जिसका नाम है मैनेजमेंट। अच्छा एक बात देखिए, अगर मैनेजमेंट नहीं दिया होता और उसके अलावा अगर मान लीजिए फंक्शंस मैनेजमेंट के दिए होते तो उनमें से हमें बेस्ट चूज करना था, लेकिन हमें पता है ये सारे फंक्शंस तो चाहिए ही होते हैं, प्लानिंग भी, कोऑर्डिनेशन भी, कंट्रोलिंग भी, और ये किसके अंडर आते हैं? मैनेजमेंट के। तो हमारे पास उसका एक मेन हेड जो है मैनेजमेंट है, तो हम मैनेजमेंट पर ही टिक करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। देखिए एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इनका आंसर भी डी है। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ डेलिब्रेट प्रोसेस। इससे हमें डेफिनेशन भी जानने को मिल जाती है मैनेजमेंट की कि एक डेलिब्रेट प्रोसेस है एंड इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होता है विच इज कंडक्टिव टू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस, जो एफिशिएंट और इफेक्टिव परफॉर्मेंस हमें अचीव करवाता है। अब इफेक्टिव और एफिशिएंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 टर्म्स हैं जो मैनेजमेंट वाले चैप्टर में फर्स्ट में ही हमें इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, तो मैं आपको उसी में समझाती हूँ इफेक्टिव और एफिशिएंट होता क्या है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर। मैनेजमेंट जरूरी है उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट हमें पता है जैसे कि जो प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से नहीं होती। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हमें ज़्यादातर पता है टीचिंग और मेडिकेशन, ये सब हमारी सर्विस प्रोवाइड करने वाली, इसमें हम सामान नहीं बेच रहे होते, इनमें अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, जैसे लॉयर्स वगैरह। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो समाज के लिए बनी होती है सोशल ऑब्जेक्टिव्स के साथ, जिनका पर्पस ये नहीं होता कि हम मतलब प्रॉफिट मेकिंग के नज़रिए से समाज की भलाई के लिए होती हैं। तो इन वाली ऑर्गेनाइजेशन में से किसको जो है वो किसका मैनेजमेंट एसेंशियल फंक्शन है, किसके लिए ज़रूरी है? तो भाई सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए चाहिए, हमें पता है न, चाहे तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, इवन घर की भी अगर छोटे से स्केल की बात करते हैं तो अगर हमें फैमिली को भी अच्छी तरह से चलाना है उसमें भी मैनेजमेंट चाहिए।
अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर आप स्कूल में किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करूँ, डिबेट कंपटीशन में जा रहे हैं, अगर आपका गली क्रिकेट भी खेलते हैं, उसमें भी मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि डेली मान लीजिए आपके फ्रेंड्स आएंगे, एक टाइम लिमिट होती है कि होमवर्क करने के बाद हम लोग फ्री होते हैं, तो सभी का साथ में फ्री होना ज़रूरी है। गली क्रिकेट की भी बात करूँ तो उसमें भी मैनेजमेंट चाहिए। अगर आपके सभी फ्रेंड्स साथ में नहीं होंगे तो कौन बैटिंग करेगा, कौन फील्डिंग करेगा, कौन विकेट कीपर बनेगा, सभी लोग एक साथ नहीं खेल सकते ना, तो हर चीज़ में मैनेजमेंट चाहिए। तो ऐसा बोल ही नहीं सकते हम कि मैनेजमेंट जो है एक किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इधर तो हमें ऑल ऑफ द अबव मेंशन करना है, क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशंस में हमारा मैनेजमेंट जो है वो चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट इंक्लूड। मैनेजमेंट के लिए एक सीरीज है इंटर रिलेटेड फंक्शंस की। कौन कौन से? अभी मैंने बताया 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। देखिए कौन कौन से होते हैं, ये देखिए मैंने राइट डाउन भी किया था कौन कौन सा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 जो है वो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। तो इनके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? प्लानिंग दिया हुआ है फर्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग दिया हुआ है, डायरेक्टिंग दिया हुआ है। अब बोला ये सीरीज़ है इंटर रिलेटेड फंक्शंस की, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी जुड़े हुए कैसे हैं बताऊंगी। जैसे आप अभी सुन ही लीजिए इस क्वेश्चन में, पहले आप किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले प्लान्स बनाते हैं, यानी रिटर्न वर्क करते हैं। कैसे? आपने दिमाग में एक आइडिया जो है उसको फ्रेम किया कि एक आइडिया है, सपोज हम लोगों को अभी प्रोजेक्ट बनाने हैं अगर 12th के, तो उसके लिए भी क्या है, सबसे पहले प्रोजेक्ट सोचा, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करना है उसको। कैसे? उससे रिलेटेड जो जो सामान चाहिए वो आप लेकर आएंगे, ठीक है। फिर स्टाफिंग मतलब किन किन लोगों की मदद चाहिएगी, उन सब लोगों को रिक्रूट की। अगर मान लीजिए फ्रेंड की हेल्प चाहिए, भाई मुझे कल तेरी हेल्प चाहिए, इतने बजे तू अवेलेबल हो जाइयो। पापा की हेल्प चाहिए, पापा आप ऑफिस से आएंगे उसके बाद मुझे इतना टाइम चाहिए आपका। मम्मा की हेल्प चाहिए, हमारे सिबलिंग्स की हेल्प चाहिए। तो हम उन सभी को, बनिए वो स्टाफिंग है, हम रिक्रूट कर रहे हैं कि भाई आपको इस टाइम पर अवेलेबल होना है। फिर डायरेक्टिंग, क्योंकि आइडिया तो आपके दिमाग में था ना, अब उस आइडिया को इन सभी के साथ शेयर करना है, इनको डायरेक्शन देने के, भाई तुमने ये काम करना है, इसमें मेरी इस तरह से हेल्प करनी है। फिर कंट्रोलिंग, कि सबने काम करके दे दिया, उसमें क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या परफेक्शंस है, क्या क्या करेक्शंस है, आप उन सबको दोबारा बताओगे, रीचेक करोगे, अपना काम भी चेक करोगे, रिजल्ट क्या आया, ये सब उस पर आपका कंट्रोल है, क्योंकि आपके पास आइडिया था। तो ये हमारे 5 फंक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। प्लान्स के बिना हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं है तो कैसे करोगे ऑर्गेनाइज? नहीं कर सकते। हमें चाहिए भाई प्लान्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक आपका प्लानिंग का बेस होना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग यानी कोई हेल्प ही नहीं करने को तैयार, तो क्या होगा, स्टाफ भी चाहिए। फिर डायरेक्शन ही नहीं होगी, उनको पता ही नहीं उन्हें क्या करना है। जब लोग हैं तो उनको डायरेक्ट भी करना पड़ेगा, है ना, और डायरेक्शन के बाद कंट्रोल भी करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है भगवान है कि वो सब बढ़िया से बढ़िया करके दे देंगे आपको। कंट्रोल्स तो आपके हाथ में होना चाहिए ना, कि कंट्रोल आप किस तरह से करेंगे, कौन सा काम आपको बेस्ट पॉसिबल वे में कराना है। तो ये थे हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस, इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसमें 3 फंक्शंस तो दिए हुए हैं, तो अब हम एक फंक्शन तो मेंशन कर नहीं सकते, इंटर रिलेटेड फंक्शंस की बात हो रही है। तो हमें पता है हमारा बेस्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। हमारे सारे ही फंक्शंस जो हैं ये मैनेजमेंट के हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं अभी। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस कंटेन्स अ सीरीज ऑफ फंक्शन। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये तो अभी हमने सीखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव। लोग जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं? कैरी आउट डाइवर्स टास्क, अलग अलग काम करते हैं। डाइवर्स मतलब थोड़ा डिफरेंस होता है उनके काम करने के तरीके में। किस एम से? टू अचीव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन ऑब्जेक्टिव, बोथ ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम किस लिए करते हैं? अलग अलग ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, या उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, या दोनों, या कुछ भी नहीं। हमें पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग जब काम करते हैं तो उनके कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं। वैसे तो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, लेकिन हमें ये भी मालूम है मैनेजमेंट क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को, यानी कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को, और जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, यानी एक एम्प्लॉय का पर्पस है उसको अपना प्रमोशन करवाना है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ टारगेट्स होते हैं, उन टारगेट्स को अचीव करने से ही एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। उन्हें पता है एम्प्लॉय को कि अगर मैं अपनी प्रमोशन चाहता हूं तो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको फुलफिल करने में मुझे
एफिशिएंटली इफेक्टिवली वर्क करना होगा, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करना होगा, बहुत लगन से काम करना होगा, तो मेरी प्रमोशन होगी। और प्रमोशन होने के, अब उनकी प्रमोशन हो रही है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो रहे हैं। तो हम इसलिए कॉमन ऑब्जेक्टिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सभी लोग अपने पर्सनल अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे तो एक कॉमन टास्क अचीव नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल, उसे अचीव करने के लिए सभी लोग काम करेंगे तो उसमें उनकी पर्सनल ग्रोथ भी है। तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका? कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सक्सेसफुल मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट। सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है? गोल्स आर अचीव्ड विद लीस्ट कॉस्ट। सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या है कि गोल्स जो है कम पैसों में कंप्लीट होते हैं। टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स, या टाइम से अचीव होते हैं। बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। भाई हमें पता है गोल्स तो अचीव होने चाहिए कम कॉस्ट में, कहते हैं ना कम से कम कॉस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज का। भी मैं आपको दो टर्म्स के बारे में बता रही थी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो वही बात है, एफिशिएंट मैनेजमेंट कौन सा होता है? जिसमें गोल्स अचीव हो जाते हैं कम से कम प्राइस में। और इफेक्टिव मैनेजमेंट कौन सा होता है? जिसमें टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स, की गोल्स जो हैं वो टाइम से अचीव हो रहे हैं। मान लो मैंने आपको बोला आपको ये पेन सेल करने हैं और 10 रुपीज़ होनी चाहिए इसकी कॉस्ट, 5 दिन के अंदर अंदर 100 यूनिट सेल करनी है। अब 100 यूनिट सेल करनी है 5 दिन के अंदर अंदर, यानी 5 दिन तो आपका क्या होगा, वो इफेक्टिवनेस हो गई, आपने 5 दिन में सेल कर दिया तो। लेकिन 10 रुपीज़ प्राइस में ही करनी है, वो आपकी एफिशिएंसी हो गई कि आप जितना आपके रिसोर्सेज मतलब जितनी कॉस्ट लगी थी उसको भी निकाल पाते हैं, प्रॉफिट भी अचीव कर पाते हैं। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों के साथ हम कर रहे हैं किसी काम को, तो वो हमारा सक्सेसफुल मैनेजमेंट हो गया। अगर आपने कर लिया 5 दिन के अंदर अंदर इस पेन की 100 यूनिट्स को सेल कर दिया 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो यानी आप क्या हैं, इफेक्टिव भी हैं और एफिशिएंट भी है, यानी आपने गोल्स को अचीव कर लिया कम से कम कॉस्ट में और टाइमली अचीवमेंट भी हो गया। तो सक्सेसफुल मैनेजमेंट हमेशा वही होता है जो दोनों काम कर पाता है। तो हमारा आएगा आंसर बोथ ऑफ द अबव। हमने बोथ ऑफ द अबव को टिक कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग भी सी आंसर है। मैनेजमेंट एम्स टू कैरी आउट द वर्क इन अ मैनर दैट इज कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, कि टाइम के हिसाब से दिया हो, दैट इज इफेक्टिवनेस, और लीस्ट कॉस्ट पर हो जाए, एफिशिएंसी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफिशिएंसी इज कंसीडर्ड विद, एफिशिएंसी किससे कंसर्न है? किससे कंसर्न है? डूइंग द राइट थिंग, सही चीज करें। डूइंग थिंग्स राइट, अच्छा डूइंग थिंग्स राइट मतलब चीज़ों को एक तो सही चीज़ करनी है, हमें एक सही तरीके से करनी है। अचीविंग एंड रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट से रिलेटेड है कि मतलब हमें अंत देखना है, बस हो गया काम, हमें ये नहीं देखना किस तरह से हुआ है। और एक नन ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो एफिशिएंसी किससे रिलेटेड रहती है? डूइंग थिंग्स राइट, सही तरीके से करना है काम को। ऐसा नहीं है बस हमें तो बस 20 दिन में काम खत्म करना, फटाफट से कर करा के ख़त्म किया, ऐसा नहीं है। काम अच्छी तरह भी होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, क्वालिटी उसकी अच्छी मेंटेन होनी चाहिए। तो डूइंग थिंग्स राइट, डूइंग राइट थिंग्स नहीं, सही काम नहीं करना, सही तरीके से काम करना है, दैट इज डूइंग थिंग्स राइट। अब एक्सप्लेनेशन एक बार हम चेक कर लेते हैं इसका। बी, देखिए इसमें भी ये दिया है, एफिशिएंसी एम्स एट रिडक्शन ऑफ कॉस्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? कॉस्ट कम आ रही है हमारी, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, एंड अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रिसोर्सेज जो हमारे बर्बाद ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इफेक्टिवनेस रिलेट्स टू, इफेक्टिवनेस किससे जुड़ी हुई है? डूइंग द राइट टास्क, मतलब हमने सही काम करा है। कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं हम। अचीविंग गोल्स, गोल्स को अचीव कर रहे हैं। तो वही हमारा इफेक्टिवनेस तो सबसे जुड़ा है, कैसे? डूइंग द राइट टास्क, सही काम कर रहे हो आप, सही काम सही तरीके से कर रहे हो, वो एफिशिएंसी से जुड़ जाएगा, पर सही काम कर रहे हो। कंप्लीट करना एक्टिविटीज़ को, भाई मन में होता है इफेक्टिवनेस का मतलब है टाइम से कंप्लीट करना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। गोल्स को अचीव करने के लिए करना है, भाई सबके हमारे सेट गोल्स होते हैं, उनको अचीव करना है। कि हमारा मान लीजिए एक टारगेट यही दिया हुआ है कि इतने टाइम लिमिट में हमें काम करके देना है, तो अचीव करना है गोल। तो ये सारे ही जो हमारे इफेक्टिवनेस से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ है डी, लेकिन इसमें हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। रोहन वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन अ ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड। रोहन एक प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड में काम करता है। ही हैज़ बीन गिवन द टास्क ऑफ गेटिंग 1000 यूनिट्स ऑफ हैंड विवन टेबल मैट्स मैन्युफैक्चर्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹150 पर यूनिट विद इन 10 डेज। उसको एक टास्क दिया हुआ है कि उसको 1000 यूनिट्स हाथ से बने हुए टेबल मैट्स वाली वो मैन्युफैक्चर करवानी है। कॉस्ट क्या है? 150 पर यूनिट, मतलब 150 रुपये पर यूनिट का जो कॉस्ट आना चाहिए। 10 दिन के अंदर अंदर उसे 1000 यूनिट्स बनवानी है। इन ऑर्डर टू बी एक्नॉलेज्ड एज एन इफेक्टिव मैनेजर ही मस्ट इंश्योर दैट। अब वो इफेक्टिव मैनेजर कहलाया जाए, इसके लिए उसे क्या इंश्योर करना होगा? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड ₹150 पर यूनिट, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 150 रुपये पर यूनिट से ज़्यादा ना आए। द वर्क इज कम्प्लीटेड विद इन 10 डेज इवन एट हायर कॉस्ट पर यूनिट, कि काम उसका 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए, लेकिन चाहे उसकी कॉस्ट बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन 150 पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर उसे 150 पर यूनिट बोला तो उससे कम हो जाए। ऑल ऑफ द अबव, या ये सब। अब उसे क्या करवाना है? इफेक्टिव मैनेजर कहलाना है। एफिशिएंट मैनेजर वो तब कहला पाता जब वो इन यूनिट्स को कम से कम प्राइस में कंप्लीट करवाता था, वो एफिशिएंट होता। इफेक्टिव और एफिशिएंट दो चीज़ें हैं। एफिशिएंट मैनेजर वो तब कहलाता है, एफिशिएंसी है उसके अंदर, काम को कम पैसों में करवाने की अच्छी क्वालिटी के साथ। लेकिन इफेक्टिव तब होता है जब वो टाइम से काम कर दे। यानी दो चीज़ें क्या मैटर करती हैं? जो हमारे डेज हैं वो हमारे इफेक्टिवनेस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, डेज जो है हमेशा टाइम जो है इफेक्टिवनेस से। एफिशिएंसी में आपका टी नहीं आता, इफेक्टिव में आपका टी आता है, तो टाइम से रिलेटेड इफेक्टिव, समझे? तो ट की जब साउंड आ रही है इफेक्टिव तो उसमें टाइम से रिलेटेड हो जाएगा आपका। यानी इफेक्टिव मैनेजर तब होगा जब वो 10 दिन में काम करवा देता है। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड 150 पर यूनिट, 150 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो ये तो हमारी एफिशिएंसी वाली बात कर दी इन्होंने। द वर्क इज कम्प्लीटेड विद इन 10 डेज, 10 दिन में काम हो जाना चाहिए चाहे कॉस्ट बढ़ जाए। बिल्कुल ये सही हमारा आंसर है, लेकिन देखते हैं इससे बेस्ट भी है क्या। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन 150 पर यूनिट, वही वो फिर एफिशिएंसी वाली बात कर रहे हैं, या ऑल ऑफ द अबव, ये सारे अचीव हो जाएंगे तब तो वो इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों तरफ ध्यान दिया गया है। लेकिन हमसे सिर्फ इफेक्टिवनेस की बात की है, सिर्फ टाइम की बात पूछी गई है, तो हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा बी। सिर्फ टाइम की बात पूछी गई है तो टाइम के अकॉर्डिंग उसको 10 दिन में काम करके देना है चाहे कॉस्ट बढ़ जाए। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। बी आंसर दिया हुआ है, द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द कंप्लीशन ऑफ टास्क विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व। कि इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि काम हो गया हमारा, ठीक है ना, टाइम से काम कर दिया हमने। अब ये हम मैटर नहीं करता कि कितने रुपए में करा है, पैसे ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन काम हमारा टाइम से नहीं हुआ, पैसे कम से कम लग रहे हैं, टाइम चे बढ़ गया, तो हमारी एफिशिएंसी से रिलेटेड बात हो जाएगी। समझ गए ना? इफेक्टिव कब होगा इंसान? जब टाइम, इफेक्टिव टाइम, और एफिशिएंसी यानी हमारा कॉस्ट से रिलेटेड। समझे? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जे इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी। जे एक मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर वर्किंग है कंपनी में। हैज़ बीन गिवन द टास्क ऑफ सेलिंग 1 लाख यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट द कॉस्ट ऑफ 100 पर यूनिट विद इन 20 डेज। अब जे को बोला गया है कि 1 लाख यूनिट्स बेचनी है आपको 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से और 20 दिन के अंदर अंदर। ओके, यानी सिंपल था, जैसे ही क्वेश्चन आया हमने दो चीज़ें मार्क कर ली। एक तो टाइम हमारा पता है इफेक्टिवनेस से रिलेटेड है, और एक कॉस्ट आ गया वो हमारी एफिशिएंसी से रिलेटेड है। तो उसको 1 लाख यूनिट सेल करनी है जे को 100 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से और 20 डेज में। ही इज़ एबल टू सेल ऑल यूनिट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम में उसने सारी यूनिट बेच दी, यानी 20 दिन में उसने 1 लाख यूनिट सेल कर दी, तो हम मानेंगे वो इफेक्टिव तो हो गया। चलो भाई, ये वाली चीज़ तो हमारी अचीव हो गई। अब क्या बोला है? बट हैड टू सेल लास्ट 1000 यूनिट्स एट 20% डिस्काउंट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टारगेट। इफेक्टिव तो वो है, उसने 20 दिन के अंदर बेच दी, लेकिन लास्ट उसको 1000 यूनिट्स को 20% डिस्काउंट पे देना पड़ा, यानी 100 रुपये की यूनिट के हिसाब से नहीं बेच पाया वो। लास्ट की जो 1000 यूनिट्स थी
वो उसने 80 रुपीज़ के हिसाब से बेची, क्योंकि 20% डिस्काउंट 100 रुपीज़ पे आप देखो ना 20% डिस्काउंट लगेगा तो उसका कितना 20 रुपीज़ तो कम हो जाएगा, तो यानी 80 रुपीज़ के हिसाब से उसको बेचनी पड़ी लास्ट की 1000 यूनिट्स। ठीक है, इन सच ए सिचुएशन ही विल बी कंसिडर्ड टू बी, वो कैसा मैनेजर कहलाएगा। अब एफिशिएंट तो हम उसे नहीं कह सकते ना, क्योंकि भाई उसने सारे यूनिट 100 रुपये के हिसाब से नहीं बेची। अगर वो 30 डेज में काम करके दे देता लेकिन 100 रुपये के हिसाब से ही बेचता तो हम उसे एफिशिएंट बोलते, लेकिन उस बंदे ने टाइम से काम करके दे दिया, चाहे उसको लास्ट की जो 1000 यूनिट्स थी वो 80 रुपीज़ के हिसाब से बेचनी पड़ी, तो हम मान गए इफेक्टिव तो वो है, एक इफेक्टिव मैनेजर तो है वो। क्या एफिशिएंट भी है वो? नहीं, एफिशिएंट नहीं है। बोथ इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों है? नहीं, दोनों भी नहीं है। भाई एक ही चीज़ अचीव कर पाया और बोला नन ऑफ द अबव, वो कुछ भी नहीं है। अगर वो 20 दिन में भी नहीं सेल करता और 100 रुपये के हिसाब से भी नहीं सेल करता, मतलब टाइम भी बढ़ा देता और कॉस्ट भी कम कर देता, तो हम बोलते हैं नन ऑफ द अबव। पर अभी हमें पता है वो इफेक्टिव तो है। अब इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाएगा हमें। देखो आंसर भी बी दिया हुआ है, इफेक्टिव मैनेजर है बिल्कुल। अब मुझे लग रहा है चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होंगी आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर। मैनेजमेंट को हम पुअर बोलेंगे, बेकार कहेंगे कब? इफ इट इज, अगर क्या होगा, इफ एफिशिएंट है बट इनइफेक्टिव है। मतलब एफिशिएंसी तो है आपकी, आप कॉस्ट तो कम से कम कर देते हो पर टाइम से नहीं कर पाते हो। सेकंड क्या है, इफेक्टिव है बट इनएफिशिएंट, मतलब इफेक्टिव है टाइम से कर दिया पर इनएफिशिएंट क्या है कि भाई आप कॉस्ट को जो है वो मैनेज नहीं कर पाते हो, कॉस्ट जो है आपकी कम से कम नहीं हो पाती, टाइम से काम हो जाता है, कॉस्ट जो है वो बढ़ भी जाती है। बोथ इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव, ना तो आपके पास एफिशिएंसी है ना ही आपके पास इफेक्टिवनेस है, या ऑल ऑफ द अबव। हमें पता है एक भी चीज़ अचीव हो रही होती है तो मैनेजमेंट को हम पुअर नहीं कह सकते हैं। मैनेजमेंट हमारा बेस्ट माना जाएगा जब दोनों चीज़ अचीव होती है, इफेक्टिव भी हैं एफिशिएंट भी हैं, तब हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट बेस्ट है हमारा। लेकिन एक भी चीज़ अचीव होती है तो मॉडरेट माना जाता है मैनेजमेंट। ये नहीं है कि आपने एक कंपनी खोली और पहले दिन से ही आप इफेक्टिव भी हो एफिशिएंट भी हो, ऐसा नहीं होता, समय लगता है। तो यानी एक लेवल मॉडरेट लेवल पहुंच जाता है तब इनमें से एक चीज़ अचीव होने लग जाती है मैनेजमेंट में। आप बोला कुछ भी अचीव नहीं हो रहा तब तो पुअर होगा ना, कुछ भी नहीं अचीव हो रहा, या दोनों अचीव होती है तो बेस्ट माना जाएगा। तो अब हम मानते हैं कि दोनों ही चीज़ अगर नहीं अचीव हो रही है तो मैनेजमेंट को हम बोलेंगे पुअर है, बेकार मैनेजमेंट है भाई, इसके अंदर तो कुछ भी अचीव नहीं हो रहा, चाहे वो उसके अंदर एफिशिएंसी भी नहीं है इफेक्टिवनेस भी नहीं है। समझे? अब इसका एक्सप्लेनेशन तो कुछ नहीं दिया हुआ, बस एक अच्छा सी ही दिया हुआ, आंसर दिया हुआ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट सेल्स बाय 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। तरंग एंटरप्राइज जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं कि अपनी सेल को इंक्रीज कर देंगे 30% तक अगले क्वार्टर में। क्वार्टर आपको पता है 3 महीने जो होते हैं उनको हम क्वार्टर कहते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। अब बोला है आप बताओ कौन से फीचर को हाईलाइट किया गया है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट हर जगह है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट का कोई गोल होना चाहिए। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलता रहता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, हर जगह इंप्लीमेंट होता है। अगर हमें 2-3 अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बोला जाता कि ये भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं मैनेजमेंट, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो हम मानते मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव कि भाई सब तरह की चीज़ों में। हमें फैमिली का एग्जांपल दिया है और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या अलग अलग चीज़ों में मैनेजमेंट इंप्लीमेंट हो रहा है, तब हम मानते हैं मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब टाइम के बेसिस पे अगर हमें कंपैरिजन दिया होता तब हम मान लेते हैं मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि लगातार लगता रहता है कि एक कंपनी ने अपने मैनेजमेंट से इस साल इतना गोल अचीव किया, उसके अगले साल उसके मैनेजमेंट ने फिर इतना प्रॉफिट कमा के दिया, उससे नेक्स्ट ईयर उनका प्रॉफिट भी बढ़ा, फिर भी मैनेजमेंट ने और अपना मतलब एफिशिएंसी बढ़ाकर इतना दिया, तब हम मानते मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन इसमें क्या एक गोल दे दिया, मैनेजमेंट क्या प्लान कर रही है, अगले 3 महीने में 30% तक सेल को इंक्रीज कर देंगे। तो मैनेजमेंट इसमें क्या हुआ, मैनेजमेंट जो है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये फीचर आ गया मैनेजमेंट का। समझे? अब देख लेते हैं इसका आंसर।
जी हाँ, यही दिया हुआ है। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी गोल ओरिएंटेड एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस फॉर रियलाइजेशन ऑफ सर्टेन गोल्स। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अब उसकी एग्जिस्टेंस क्यों है, कुछ सर्टेन गोल्स को अचीव करना है। अगले 3 महीने में ये टारगेट है, ये अचीव करना। आपको भी पता है एम्प्लॉयज़ के सामने भी कोई टारगेट ना रखें तो कोई भी पर्सन जो है ढंग से काम नहीं कर पाता, जब उनका कोई टारगेट ही नहीं है। अगर आपका भी, आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपका कोई टारगेट नहीं है कि इतने साल में मुझे इतनी ग्रोथ चाहिए और इतनी मेरी सैलरी होनी चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे तो हम काम को ठीक से नहीं कर पाते। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेट किया, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। भाई मैनेजमेंट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए भी चाहिए, एज इट इज़ टू रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जितना इम्पॉर्टेंट एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए मैनेजमेंट, उतना ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है। विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द गिवन स्टेटमेंट। अब इसमें कौन से फीचर की बात हुई है, देखो 2 चीज़ों की कंपैरिजन कर दिया कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए, यानी हर जगह इंप्लीमेंट हो रही है। हमने एक टर्म पढ़ा था परवेसिव, मतलब सर्वव्यापी है, हर जगह है, हर जगह मतलब परवेसिव। इसमें देखो, इसमें भी कहीं ना कहीं होगा मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, ये तो होता है, लेकिन इधर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड, अभी किसी गोल की बात नहीं की। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, इसके डायमेंशंस की बात नहीं की। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर जगह इंप्लीमेंट हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, किसी ग्रुप की बात नहीं की, तो ये वाला फीचर भी अभी नहीं इंप्लीमेंट होगा। चलो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स। हाँ, एक्सप्लेनेशन में ऑल परवेसिव ही है, कैसे मैनेजमेंट हर तरह से चाहिए हमें, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सोशल, चाहे पॉलिटिकल, हर साइज की, हर जगह पर लोकेटेड ऑर्गेनाइजेशन, बिना ऑर्गेनाइजेशन के भी इवन गोल्स तो और क्या कहते हैं मैनेजमेंट तो चाहिए ही चाहिए। चाहे आप घर की बात करें, चाहे बाहर की बात करें, सोशल ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर ले, मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Management translates the works to be carried out in terms of goals to be achieved and assigns the means to achieve it. मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी काम उन्हें करना है उनको गोल्स अचीव करने के वे में ट्रांसलेट कर देता है। कि मतलब अगर हमें बोला 1000 यूनिट्स आपको 1 वीक में प्रोड्यूस करनी है, तो मैनेजमेंट ये नहीं बोलेगा ये काम करना, बोलेगा ये आपका गोल है, हमारी कंपनी का गोल है कि 1 हफ्ते में हमें इतनी यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है। और मैनेजमेंट क्या करता है, हमें मीन्स भी असाइन करता है इस काम को अचीव करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल भी देना पड़ेगा, है ना, और साथ में मशीनरीज भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो ये सारे क्या है, मीन्स दे रहे हैं, वो हमें साधन दे रहे हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि आपको प्रेजेंटेशन बनाने को दिए तो सिस्टम्स भी देने पड़ेंगे ना कंपनी को। तो अब बोला है दिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू, ये स्टेटमेंट किससे रिलेट करती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मतलब किससे रिलेटेड है, या ऑल ऑफ द अबव। हमें पता है मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होती है, तो उसके 3 तरह के डायमेंशंस है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क को भी मैनेजमेंट करना है, लोगों को भी मैनेजमेंट करना है, और ऑपरेशंस को भी, यानी कौन सी एक्टिविटी लोगों, देखिए काम को कैसे मैनेज करते हैं कि कोई गोल दे दिया गया है और उस गोल के लिए हमें मीन्स भी दिए गए हैं अचीव करने के लिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब लोगों को मैनेज करना है, कितने लोग किस पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए चाहिए, कौन किस में एफिशिएंट है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में क्या होता है, कौन सी एक्टिविटीज़ किसके द्वारा मैनेज होनी चाहिए, कैसे डिवीजन ऑफ वर्क होगा, ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है। तो अभी हमें क्या दिया है, एक गोल दे दिया, लोगों को जो काम करवाना है लोगों से कंपनी में उसको एक गोल्स के रूप में दे दिया, और उन गोल्स के लिए हमें क्या दिया, कुछ मीन्स भी दे दिए, यानी ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल इन नेचर, हाँ बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो ऐसे इन तीनों के लिए हमें क्या बताया, ये मल्टी डायमेंशनल नेचर में, और इसके 3 एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट मैंने आपको तीनों बता दिए। मैनेजमेंट ऑफ वर्क इज़ वन ऑफ दैम, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को ये लोग मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाईलाइट्स दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है,
किस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है? इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स। ऑर्गेनाइजेशन एक कलेक्शन है अलग अलग इंडिविजुअल्स का जिनकी अलग अलग नीड्स है। अलग अलग तरह के होते हैं ना इंडिविजुअल्स, अलग अलग नीड्स है। किसी को प्रमोशन पहले चाहिए, किसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वर्क कल्चर अच्छा होना चाहिए, किसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, नहीं हमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो सबके अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग जो है इंडिविजुअल्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सब अलग अलग है। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है, ये हमें पता चल रहा है इस सेंटेंस से कि अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग नीड्स हैं, यानी ग्रुप में काम कर रहे हैं, है ना। अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल रिक्वायर्स टीम वर्क। भाई कॉमन गोल है सबका, क्या गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वही उनका कॉमन गोल है, ठीक है, जिसके लिए उन्हें टीम वर्क चाहिए। अगर चाहे उनकी पर्सनल नीड्स अलग अलग है, लेकिन उन्हें पता है उनको टीम अप होकर काम करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, उसी से उनकी ग्रोथ है। एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स इन अ कॉमन डायरेक्शन, मतलब उनके सारे एफर्ट्स जो उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन टीम का अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होता सेल्स टीम के साथ, तो कैसे उन्हें पता चलेगा कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, सेल्स यूनिट तक उन्हें कितनी यूनिट पहुंचानी है, ये कैसे हो। तो आपस में एक दूसरे के लिए क्या करना होता है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि उन्हें सेम डायरेक्शन में, कॉमन डायरेक्शन में काम करना है। डायरेक्शन क्या है, कंपनी के गोल्स को अचीव करना। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हैव डिफरेंट इंडिविजुअल गोल्स। हर मेंबर के ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, बट दे मस्ट ट्रैवल टुगेदर कॉमन गोल्स। मतलब उनको ट्रैवल कैसे करना है, टुवर्ड्स कॉमन गोल्स, एक साथ मिलकर उन्हें कॉमन गोल्स की तरफ ट्रैवल करना है। अलग अलग गोल्स पर्सनल हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए उन्हें एक साथ ट्रैवल करना है, या ऑल ऑफ द अबव। बस सिंपल सी बात नज़र आती है, ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन है डाइवर्स इंडिविजुअल्स का, इसमें भी ग्रुपिंग की बात हो रही है। एक कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके लिए टीम वर्क चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, ये भी ग्रुपिंग की बात हो रही है। हर मेंबर का अलग इंडिविजुअल गोल है, पर उन सबको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए एक साथ काम करना है। तो ये सभी जो है उनके कॉमन गोल्स की बात हो रही है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा, जिसकी अभी हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है, बस डी आंसर दिया हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन कंज्यूमर डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेस, द साइट मेकर बेकरी हैज़ रिड्यूस्ड द शुगर एंड फैट कंटेंट इन इट्स प्रोडक्ट्स। अच्छा, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कंज्यूमर की डिमांड्स और प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है। साइट मेकर जो बेकरी है, हो सकता है टेस्ट मेकर होगा, ये हो सकता है टाइपिंग की कुछ मिस्टेक होगी, तो टेस्ट मेकर या तो होगा। ये बेकरी जो है उसने क्या किया है, शुगर और फैट कंटेंट को कम कर दिया अपने प्रोडक्ट में से। दिस अप्रोच ऑफ बिजनेस शोज दैट मैनेजमेंट इज, इस अप्रोच से क्या पता चलता है, मैनेजमेंट क्या है, एन इंटेंजिबल फोर्स है, कि जो नज़र नहीं आ रहा वो ऐसा फोर्स है। तो इसमें नज़र ना आने वाले कोई फोर्स की तो बात हुई नहीं है। जो भी अगर उन्होंने शुगरी और फैट कंटेंट को चेंज किया है, कम कर दिया अपने प्रोडक्ट्स में से, तो वो तो नज़र आएगा ना, दोनों पहले वाले प्रोडक्ट और अब वाला जो टेस्ट है पता चलेगा। और ग्रुप एक्टिविटी, एक ग्रुप एक्टिविटी, किसी ग्रुपिंग से रिलेटेड भी बात नहीं की कि ग्रुप में आधे लोगों को इस काम को करने को दिया, आधे इसको करने को दिया, ऐसा कुछ भी बात नहीं हुई। और डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक मतलब होता है एवर चेंजिंग, हमेशा बदलते रहना, समय के हिसाब से, बदलाव के हिसाब से बदलते रहना। तो ऑब्वियसली ये देखो एक्सप्लेनेशन भी गलती से ओपन हो गया, लेकिन हमें पता है कि डायनेमिक फंक्शन ही है। कैसे, क्योंकि भाई जैसे ही लोगों की डिमांड्स, प्रेफरेंसेस, नीड्स चेंज हुई। अब भाई आजकल लोग जो हैं ज़्यादातर क्या है, हेल्थ कॉन्शियस हैं, शुगरी कंटेंट ज़्यादा नहीं चाहिए उनको, तो इसलिए कंपनी ने सोचा कि प्रोडक्ट में अपनी चीज़ें जो बेकरी ने कम कर दी। अब पहले भी तो बेकरी बना रही थी प्रोडक्ट, क्या वो ख़राब मतलब चीज़ों का प्रोडक्शन कर रही थी, नहीं कर रही थी। पहले लोगों की टेस्ट अलग टाइप के थे, उन्हें ज़्यादा मीठा चाहिए था, ज़्यादा फैट कंटेंट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आजकल कंटेंट चेंज करना पड़ रहा है लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग। तो हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट का ये कौन सा मतलब फंक्शन है, डायनेमिक फंक्शन। मतलब मैनेजमेंट डायनेमिक है, होता है एवर चेंजिंग, हमेशा बदलते रहने वाला, समय के हिसाब से बदलाव लाने वाला। जैसे कि पहले टाइपराइटर्स की नीड होती थी गवर्नमेंट ऑफिस में टाइपिंग के लिए, तो अब सिस्टम कंप्यूटर आ गया, अब टाइपराइटर की ज़रूरत नहीं है, अब इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए काम को स्पीडी वे में करने के लिए, क्लियरिटी के साथ, कम मिस्टेक्स के साथ करने के लिए। तो डायनेमिक फंक्शन हो गया ये, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, अभी मल्टी डायमेंशंस की बात नहीं की इन्होंने, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इनसे कंसर्न कोई बात नहीं हुई है। तो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दिया, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल होने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द बिजनेस अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स। कि बिजनेस को क्या करना चाहिए, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से बदलना चाहिए, समझे ना। अब दोस्तों
ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए डायनेमिक फंक्शन हो गया। आज हम 15 क्वेश्चंस को करेंगे। वैसे क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों को अभी सिर्फ 15 क्वेश्चंस को करना है। इसके साथ ही इस वाले हम वीडियो को मतलब यहीं पर करेंगे कंप्लीट। और आप लोगों को कैसे लगे और आप कितना समझ पाए हैं चैप्टर को, मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप चीज़ें समझ पाए हैं। और आजकल जो बच्चे जो हैं उनका इंग्लिश क्रिएट करने का लेवल भी काफ़ी एनहेंस हो चुका पहले से अब तक। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो उसमें डिस्क्राइब कर पाएंगे अपने लेवल पर भी। चाहे ये MCQ थे, लेकिन इनमें बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। तो आप बताइए, ऐसी और वीडियोस क्या पब्लिश करनी चाहिए? मेरे पास हर चैप्टर से रिलेटेड MCQs भी हैं और सबसे रिलेटेड हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप, मैं वो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, ताकि आपको एग्जाम टाइम में बड़ी बड़ी किताबें ना रटनी पड़े, कुछ गाइड्स, कुछ ये सब चीज़ें निकाल कर, या कुछ आपको लगता है हेल्प बुक्स वगैरह ना उठानी पड़े। आप डायरेक्ट ये वीडियोस उठाएं और इनसे ही आपका काम बनता चला जाए। तो कोशिश रहेगी इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का लेकर आऊँ, और अकाउंट्स में जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके भी मैं क्वेश्चन ला सकती हूँ, और प्रैक्टिकल को मैं, देखिए मेरे पीछे वाइट बोर्ड है, काफ़ी बड़ा वाइट बोर्ड है, इसके ऊपर एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको चीज़ें, ठीक है ना। तो कैसा लगा कंटेंट? अच्छा लगा है ज़रा सा भी तो लाइक कीजिए वीडियो को, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, उनका भी कुछ भला हो जाए। कहीं बाद में एक दूसरे से कहते सुने कि भाई हमें भी कुछ बता देता, बहुत कम मार्क्स आए हैं। तो अभी समय है, आप इनको फटाफट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि डेली आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट लेकर आऊँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।